बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैप्टर विद्युत धारा वाला चल रहा है। 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। टॉपिक में हमने विद्युत धारा, धारा घनत्व और धात्विक चालकों के अंदर धारा प्रवाह देखा है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है अपवाह वेग। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे आने वाला ओम का नियम भी अपवाह वेग से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो एक टॉपिक बहुत अच्छा है। इस टॉपिक से बहुत सारे फार्मूलाज को हम रिलेट करेंगे तो इसका डेरिवेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आने लायक है, परिभाषा इसकी पूछी जाती है। सामान्यतः 2 नंबर का सवाल अपवाह वेग से पूछ लिया जाता है, मतलब एक ऐसा सवाल जिसमें कहीं ना कहीं अपवाह वेग का उपयोग होता है। ठीक है, तो टॉपिक चालू करते हैं। अपवाह वेग इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब हम वेलोसिटी बोल रहे तो मतलब हम दिशा की बात करेंगे, वेग की बात, वेग मतलब एक सदिश राशि हो जाएगा, तो फिर दिशा की बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है बच्चों कि किसी भी धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हम बोलते हैं एकांक आयतन में कितने 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑल एंड ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर नहीं रहते, हमेशा क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? तो हम बोलते हैं कि उनके पास में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। उस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वो क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और ये गति का जो मान है वो है 10⁵ मीटर पर सेकंड, लगभग इसके आसपास में वो क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। इस वेग से, इस चाल से वो गति करते रहते हैं। उनका जो वेग का परिमाण है वो इतना है, बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा मान है बच्चों। अब इस वेग से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है और ऊष्मीय ऊर्जा के साथ में गति कर रहा होता है तो क्या होता है? लेट्स सपोज करो ऐसा इलेक्ट्रॉन माना, तो ये यहाँ से चला, यहाँ पे कोई धातु का धनायन मिला, इस धनायन से टकराया और टकराने के बाद में ये अपने गति का पथ चेंज कर लेता, ये इस तरफ भाग गया। यहाँ पर एक और धनायन था, ये इससे वापस से टकराया और वापस से इसने अपने गति के पथ को चेंज किया और इस तरफ भाग गया। वापस से एक और धनायन से यहाँ पे टकराया और वापस से गति के पथ को चेंज किया और इस तरफ गया। इस तरीके से हर बार वो हर एक टक्कर के बाद में अपनी गति की दिशा जो है वो क्या करता जाता है? चेंज करता जाता है। इस गति को हम बोलते हैं ऊष्मीय यादृच्छिक गति। एक ऐसी गति जिसकी दिशा लगातार क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है, यादृच्छिक होती है। क्या खास बात है समझिए, हम बोलते हैं कि 2 टक्करों के बीच में, इस चीज को समझिएगा, 2 टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधी सरल रेखा में चलता है। अगर सीधी सरल रेखा में चलता है तो हम न्यूटन के नियमों का पालन कर सकते हैं। वो पहले, दूसरे, तीसरा नियम था ना गति का, जो समीकरण बनाए गए हैं, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as, इनका हम यूज़ कर सकते हैं अगर ये सरल रेखीय पथ है तो। ठीक है, पहली चीज हमें ये भी पता होनी चाहिए। दूसरा क्या? लेट्स सपोज करो इसकी चाल मतलब मैं परिमाण बोल रहा हूँ कि उसकी गति का परिमाण जो है वो कितना है? 10⁵ मीटर पर सेकंड यहाँ है, तो यहाँ पर भी 10⁵ मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पर भी 10⁵ मीटर पर सेकंड होगा। हर बार परिमाण बराबर है लेकिन इसकी दिशा चेंज होती जा रही है। क्या? तो हम कहते हैं कि इसकी चाल तो वो की वो रहती है लेकिन दिशा चेंज होने के कारण वेग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वेग चेंज क्यों हुआ भैया? चाल सेम, वेग चेंज क्यों? क्योंकि दिशा चेंज हो गई, है ना। और वेग में हम दिशा और परिमाण दोनों को सम्मिलित करेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर इसकी चाल तो समान रही और वेग जो है वो परिवर्तित होता जाता है क्योंकि हर टक्कर के बाद में वो अपनी गति की दिशा को चेंज कर लेता है। ये दिमाग में रखेंगे। अब एक और चीज है, ये सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक चला तो ये 2 टक्करें हैं। इन 2 टक्करों के बीच में पहली बार उसे समय लगा कितना? t1, ठीक, और दूसरी बार में समय लगा उसे कितना? t2, तीसरी बार वाली टक्कर में उसे समय लगा कितना? t3। ऐसे ही ये लास्ट वाली टक्कर मान लो, इसके लिए इसे समय कितना लगा? tn समय लगा होगा। तो ये जो टक्करों के बीच में, 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लग रहा है ना बच्चों, इस समय का औसत क्या कहलाता है? विश्रांति काल। एक
पॉइंट आएगा यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय का औसत, और मेरे हिसाब से औसत इसी तरीके से निकाला जाता है, यही तरीका होता है। विश्रांति काल को बच्चों टो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टो से। ये एक ऐसी राशि है जो मात्र दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो वो पदार्थ कैसा है, पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा है तापमान, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर चेंज करेंगे, विश्रांति काल मतलब टक्करों के बीच में लगने वाला समय जो है चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि विश्रांति काल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पता चला? ये इतना मेरे हिसाब से क्लियर है। चलो अब ये और ध्यान में रखना कि जब वो पहली बार चालू हुआ तो उसका वेग जो था इस टक्कर के बाद में वो था u1, ठीक, और टक्कर से जस्ट पहले, नेक्स्ट टक्कर से जस्ट पहले उसका वेग कितना हो गया? v1। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए था। ऐसे ही किसी भी धातु के अंदर असंख्य इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमने माना n इलेक्ट्रॉन है, तो सभी के लिए प्रारंभिक वेग u1 है और आने वाली टक्कर से जस्ट पहले का वेग क्या होगा? v1 होगा। दो टक्करों के बीच में लगा समय कितना होगा? t1 होगा। और ये अगर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता तो वो एक निश्चित दिशा में क्या करते? गति करते। टक्कर अभी भी वही रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर टक्कर अभी भी ऐसी ही होती रहेगी, बस उसकी जो पथ की जो दिशा है ना वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब वो बेचारा इधर ना जाकर के विद्युत क्षेत्र लगा रहे होते तो फिर शायद इधर टक्कर करता, थोड़ी सी चेंज हो जाती, ये बात ध्यान रखना। तो हम बोलते हैं कि उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेगा, u+at वाला। गति का पहला समीकरण था, क्या कर सकते हैं ना? तो ये पहले के लिए मैं लिखूंगा v1 = u1 + at1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते क्या? v2 = u2 + at2। इसी तरीके के n समीकरण बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और हम अपवाह वेग की ओर बढ़ेंगे। अब अपवाह वेग की ओर कैसे बढ़ेंगे वो समझिए। ये तो प्रारंभिक बात हो गई, ये शुरुआती बात है। अब आते हैं अपवाह वेग के ऊपर। अपवाह वेग में हमें ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है? गति करने का प्रयास करता है, ठीक, सॉरी उसके विपरीत दिशा में। कैसे वो समझिए। हम मान लेते हैं ये कोई चालक पदार्थ मान लो, ऐसा है ना, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये यहाँ पर नेगेटिव है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आने का प्रयास करेगा? पॉजिटिव की ओर। ऋणात्मक आवेश है पॉजिटिव की ओर, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी टक्कर तो वैसी ही करेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा बच्चों? थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। सॉरी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। लेकिन उसकी गति जो है ना वो एक संशोधित गति है। पहले वो क्या कर रहा था? अनाप शनाप टक्कर करता जा रहा था और उसको खुद को नहीं पता था कि कहाँ जाना है। तो ऐसी गति को बोलते हैं यादृच्छिक गति। यहां पर इलेक्ट्रॉन को पता है कि उसे जाना कहाँ है ना? क्यों पता है? क्योंकि आपने क्या लगा दिया है? विद्युत क्षेत्र लगा दिया है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस औसत वेग से बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र इधर था, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उस औसत वेग को ही क्या बोलते हैं बच्चों? अपवाह वेग बोलते हैं। ठीक है, अपवाह वेग की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब भी किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति संशोधित हो जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है? संशोधित। पहले तो वो यादृच्छिक गति कर रहे थे ना, तो हम कह सकते हैं कि उनकी ऊष्मीय यादृच्छिक गति थोड़ी सी क्या हो जाती है? संशोधित हो जाती है। एवं वे इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत मंद वेग से, ये वेग बहुत कम होगा बच्चों इसलिए मंद यूज किया गया है, वे एक औसत मंद वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। एवं यह औसत वेग ही क्या कहलाता है?
अपवाह वेग कहलाता है। देखो दो तरीके की हो गई गति, एक ऊष्मीय यादृच्छिक गति जिसमें उन्हें पता ही नहीं था कहाँ जाना है, एक ये अपवाह वेग वाली गति, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओगे, इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। क्यों करेंगे तो पता चल गया ना भाई, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता था, इसलिए ये क्लियर हो गया। चलो मैं बोल रहा हूं कि ये वेग बहुत कम होता है, कितना कम होता है, तो एक अनुमान के अनुसार बच्चों ये वेग ऊष्मीय यादृच्छिक वेग से लगभग 10 की घात 10 गुना कम होता है। मतलब अगर वो 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड है तो ये 10 की घात 10 गुना कम होगा, तो ये होगा लगभग 10 की घात -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो किताबें जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करती रहती हैं। कैसे? कुछ किताबें इसको बोलती हैं कि ये वेग 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के आसपास का, तो अब उसका 10 की घात 10 कम करोगे तो फिर वो कितना बनेगा, 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड बन जाएगा क्या? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि ऊष्मीय यादृच्छिक वेग जो है वो 10 की घात 5 से 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के लमसम में चलता है, जबकि उनका जो अपवाह वेग का परिमाण है वो कहां से लेकर कहां तक बच्चों, 10 की घात -4 या 10 की घात -5 मीटर पर सेकंड के लमसम में चलता है। कुल मिलाकर के बहुत कम वेग है, कुल मिलाकर के बहुत कम वेग है, लेकिन उसके पास में एक दिशा है, इस कारण धारा बहती है। ठीक है, इसके पास में, बेचारे के पास में दिशा नहीं थी, प्रारंभिक वेग अगर u का अगर आप औसत लेते हो तो 0 आ जाता है, तो बेचारा दिक्कत है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, अपवाह वेग निकालने के लिए हमें कौन सा वेग चाहिए, औसत वेग चाहिए। तो मतलब जितने भी ये वेग आएंगे ना, इन सभी का क्या लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा, और वही औसत वेग क्या होगा, अपवाह वेग होगा। बात क्लियर हुई क्या, डन हुआ? थियरी लिखूं थोड़ी सी, चलिए थोड़ी सी थियरी लिख लेते हैं। ये चीज जो है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लास्ट वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। ये इसलिए बताया ताकि हम इस टॉपिक को रिलेट कर सके कि भैया अपवाह वेग और ऊष्मीय यादृच्छिक वेग में कहां अंतर चल रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे वीडियोस को लगातार देखते हैं। अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए काम करना चालू करते हैं। इसके लिए थ्योरी लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो हम बोलते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति में क्या होता है बच्चों, संशोधन होता है। ऊष्मीय यादृच्छिक गति में क्या होता है, संशोधन होता है। एवं इस बाह्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक औसत मंद वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह करते हैं या गति करते हैं, अपवाह करते हैं। इसे ही अपवाह वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। अब एक चीज और गौर करने वाली है, जब हम डेरिवेशन करेंगे ना तो यहाँ पर थ्योरी जो है वो हमारी डेरिवेशन को रिलेट करेगी। देखना, हम बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो औसत मंद वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के क्या होगी, विपरीत होगी। कहने का मतलब ये है कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई संबंध तो निश्चित है।
ठीक है, पहला। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अगर अपवाह वेग को Vd द्वारा प्रदर्शित किया जाए और विद्युत क्षेत्र को E के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो दोनों सदिश हैं, ठीक। और अगर इनमें कुछ रिलेशन निकला तो फॉर्मूले में कहीं ना कहीं माइनस तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगर एक ही होती तो फिर फॉर्मूले में प्लस आता, ठीक है। चलो ये डन हुआ। ओके, अब इसके बाद में जैसे ही ये लिख लो, आप लिख दीजिए इसे Vd द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे Vd द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये थोड़ा सा समझिए, जब हम अपवाह वेग देखेंगे तो ये सदिश होगा, लेकिन जैसे ही वेग की जगह चाल कर देंगे तो ये क्या होगा, अदिश हो जाएगा, ठीक है। चलो अब काम करना चालू करते हैं। तो हम बोलते हैं कि अब देखो, अब डेरिवेशन वाला पार्ट फॉलो कर रहा हूं तो अब डेरिवेशन में काम करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखिए और देखना चालू कीजिए कि डेरिवेशन कैसे फॉलो करते हैं। तो हमने बोला कि माना किसी दिए गए चालक में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ऐसा ही होगा भाई, इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही बल अनुभव करेंगे और उसी दिशा में वो गति करेंगे। वो बल क्या होगा, तो हमने लिखा F = QE लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए Q आवेश का मान होगा E, और विद्युत क्षेत्र क्या, कैपिटल E। सदिश रूप में लिखूं तो हमें पता है कि दोनों के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, सदिश, और ये वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस, या फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का होता है इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। F = क्या होगा बच्चों, ma होगा, = क्या भाई, E कैपिटल E सदिश। तो फिर इलेक्ट्रॉनों का त्वरण कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गई क्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और कैपिटल E सदिश क्या है, आरोपित विद्युत क्षेत्र। A क्या है, जिस त्वरण से इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित हो रहा है या गति कर रहा है। बात समझ में आ गई कि कौन सा त्वरण लगने वाला है। इसे कह दिया हमने क्या बच्चों, समीकरण नंबर 1। फिर काम किया आगे की ओर। आगे देखो, आगे कैसे इसको फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे कि माना, एक और चीज मान लो, माना इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्रमशः u1, u2, u3 ... un है, ठीक है। ये प्रारंभिक वेग है उनका, एवं टक्कर से पूर्व उनका वेग v1, v2, v3 ... vn हो जाता है, ठीक है। और हर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो धनायनों से टक्कर कर रहा होगा, एवं दो क्रमागत टक्करों के मध्य
लगा समय T1, T2, T3, इसके ऊपर सदिश मत लगा देना रे, समय अदिश राशि है T है। तो हाँ भाई, अब गति के समीकरण लगाओ। गति के समीकरण क्या बोलते हैं भाई? गति के समीकरण बोलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए V1 लिखोगे आप, और V1 इज इक्वल टू क्या, U1 प्लस AT1, सभी के लिए त्वरण तो समान था। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए V2 लिखोगे, V2 बराबर क्या होगा, U2 प्लस AT2। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाएगा V3 और ये होगा U3 प्लस AT3। ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाएगा Vn और ये होगा Un प्लस ATn के बराबर। हम इसे सदिश रूप में देखेंगे क्योंकि हमें अपवाह वेग का फॉर्मेट देखना है। तो जो जो राशियां सदिश हैं उनके ऊपर सदिश का मार्क लगा लीजिए, कुछ ऐसा काम कर लो। डन हो गया क्या? सदिश रूप में प्रदर्शित हो गई सारी की सारी। ठीक, चलो अब हमें क्या देखना है, अपवाह वेग। अपवाह वेग वास्तविकता में क्या है, एक औसत वेग है। यही तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वेग था। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये देखो, ये ऊष्मीय यादृच्छिक वेग है और ऊष्मीय यादृच्छिक वेग में ये संशोधन है, ऊष्मीय यादृच्छिक वेग में ये संशोधन है, और यही क्या है बच्चों, वास्तविकता के अंदर अपवाह वेग है। ठीक है, चलिए तो हमने लिखा अपवाह वेग की परिभाषा से, अपवाह वेग की परिभाषा से, हाँ भाई, अपवाह वेग की परिभाषा से क्या होगा, Vd जो है ना अपवाह वेग, Vd सदिश बराबर क्या होगा, V1 सदिश प्लस V2 सदिश प्लस V3 सदिश डॉट 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 Vn सदिश। ठीक है, और उसमें n का भाग लगा दीजिए अगर औसत निकालना है तो। ये मान कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ये मान रखना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को बोर्ड साफ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले ये उतारना पड़ेगा। जल्दी से उतारो, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए या अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये काम पूरा हो जाए। हाँ भाई, ये यहाँ तक उतार लिया होगा। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा वहाँ पर मैंने डी लिख रखा है, ये है ना, ये एक मिनट, ये शायद डी थोड़ा सही नहीं आ रहा है, ये डी देखिए, ये डी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसलिए ये डी होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक डन हुआ। अब इसके आगे काम करते हैं, डेरिवेशन को आगे फॉलो करते हैं भाई। वैल्यूज को पुट कीजिए और काम करना चालू कीजिए। देवताओं, ये चीज़ बहुत सिंपल है। देखो फिजिक्स है क्या, हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नहीं, कॉन्सेप्ट तो अच्छे से ही पता होना चाहिए। और हमारी मैथमेटिक्स जो है ना वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग और समाकलन अवकलन ये आने चाहिए बस। अगर ये चीज़ें आती हैं फिजिक्स अपने आप हो जाएगी। जो आपके मन में जो डर रहता है ना फिजिक्स के प्रति वो आसानी से ख़त्म हो जाएगा अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो। लगातार पढ़ो, चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। देखिए मान रख लेता हूं मैं, तो Vd बराबर क्या होगा वो देखिए बच्चों। Vd सदिश बराबर V1 की जगह लिखेंगे U1 प्लस AT1, मैं सदिश बाद में लगा लूँगा। फिर आगे लिखेंगे U2 प्लस AT2 प्लस U3 प्लस AT3 और डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, UN प्लस ATN। इनके ऊपर क्या लगाना है, जो सदिश राशि है उसके ऊपर सदिश लगा लीजिए भाई। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगा लेना है, सदिश लगा लेना है। और भाग किसका बच्चों, n का। ये देखो भाई, मान रखने के बाद में n का भाग लगाना है। फिर जो u वाला फैक्टर है ना हर जगह, उसको एक जगह लिख लो। तो एक जगह लिखा तो हम इसे ऐसा लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 क्या बच्चों, UN लिख लूँ क्या। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे AT1 है, AT2 है, AT3 है, ATN है। सभी में A का पद क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, A सदिश को कॉमन भी ले सकता हूँ। और फिर क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 लास्ट वाला क्या था, TN था क्या।
लिख सकते हैं। और किसका भाग जा रहा है देवताओं? n का भाग जा रहा है। ठीक है, चलो काम करो। अब ये n जो है इसके साथ में भी लेके जाओ, ये n इसके साथ में भी लेके जाओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, सदिश नहीं लगाया है मैंने, सदिश लगा लेता हूँ। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 क्या बच्चों? un। ये वास्तविकता में ऊष्मीय यादृच्छिक गति का औसत है क्या? है ना, ऊष्मीय यादृच्छिक गति का औसत लास्ट वाले वीडियो में बताया था, 0 होता है, इसकी जगह 0 लिखेंगे, प्लस a सदिश, और इधर देखिए t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn, और इसमें भाग किसका? n का। दोनों तरफ n का भाग लगा दिया, इधर भी लिख सकते हैं ऐसा। चलिए क्या होगा ये देखो, ये तो 0 है। ऊष्मीय यादृच्छिक गति का औसत कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, इसे क्या बोलते हैं? मैंने वीडियो जब समझा रहा था तब बताया था, क्या बच्चों? विश्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा औसत समय, ये है VD। ये है VD देवताओं। ठीक, तो कुल मिलाकर के VD का जो फॉर्मेट है वो मिला A सदिश 2। ठीक, और फिर मैं लिख देता हूं, यहां पर एक ब्रैकेट बनाया और 2 को परिभाषित किया। 2 बराबर क्या है? 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगा औसत समय। ठीक है, ये लगा औसत समय है, और इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? विश्रांति काल। विश्रांति काल किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो पदार्थ रखा हुआ है उस पे। और देखो ये बात ध्यान में रखना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने से उनके बीच में लगा समय कम हो जाएगा। हाँ भाई, देखो क्या हो रहा है। यहां पर हमें A सदिश का मान रखना है, इसे समीकरण नंबर 2 देता हूं, और हम बोल रहे हैं कि A सदिश जो है वो हमने समीकरण नंबर 1 में निकाला था। तो हमने बोला कि समीकरण 1 से A सदिश का मान रखने पर देखो भाई क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा है, VD सदिश बराबर A का मान देखो कुछ ऐसा था, E कैपिटल E सदिश डिवाइडेड बाय M, ये था A का मान। और ये किससे गुणा हो रहा है बच्चों? 2 से। इसे थोड़ा सा और तरीके से लिख दूं, जैसा हम याद रखेंगे, ये कुछ ऐसा होगा, E टो डिवाइड बाय M इंटू E सदिश। ये ध्यान रखिए, इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? अपवाह वेग। यही क्या है? अपवाह वेग। मैंने आपको 2 चीजें कही थी, एक तो अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, रिलेटेड होगा। दूसरा, अगर इन दोनों का फॉर्मूला है तो क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए सदिश रूप में। क्लियर हो गया? ठीक, एक और चीज बताई थी, अगर हम अपवाह चाल लिखते हैं, तो सदिश वदिश हटा दो, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ परिमाण ही चाहिए। ठीक, तो अपवाह चाल सिर्फ और सिर्फ VD होगा, और ये परिमाण देखोगे E टो डिवाइड बाय M इंटू E, ये परिमाण में माइनस माइनस सब भूल जाओ, परिमाण हमेशा प्लस का होता है। ठीक है, ये क्लियर? चलो, क्या हम अपवाह वेग या चाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, अन्य के लिए नहीं निकाल सकते? आंसर है नहीं। आप अपवाह वेग और अपवाह चाल जो है उन सभी के लिए निकाल सकते हैं जिनके कारण धारा बहती है। जिन जिन आवेश वाहकों के कारण धारा बहती है ना, उन सभी के लिए क्या निकाला जा सकता है? अपवाह वेग निकाला जा सकता है। हमने किसके लिए निकाला है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। हमने किसके लिए निकाला है? इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन ये प्रोटॉन के लिए भी निकाला जा सकता था अगर प्रोटॉन से धारा बहती तो। ठीक है, जैसे होल्स के लिए निकाला जा सकता है। अर्धचालक जब आप पढ़ेंगे तो अर्धचालकों में धारा जो है वो होल्स के कारण भी बहती है। तो आप होल्स के लिए भी क्या निकाल सकते हैं बच्चों? अपवाह वेग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जिस भी आवेश वाहक के कारण धारा बहती है
उन सभी आवेश वाहकों के लिए आप उनका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अपवाह वेग निकाल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसका एक व्यापक फॉर्मूला लिख देता हूं। ये तो हो गया क्या, एग्जाम में आए तो इतना ही करना है, एग्जाम में आए तो इतना ही करना है, ध्यान में रखो। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, इसका व्यापक सूत्र, व्यापक सूत्र आप जो हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं। क्या भाई, Vd इज इक्वल्स टू, ये आवेश ही तो था ना, तो यहां पे लिख दो Q, फिर वही टो और वही नीचे M और वही विद्युत क्षेत्र E। अगर ये किसी धनात्मक आवेश के लिए है तो फिर ये प्लस का ही चलेगा, अगर ये किसी ऋणात्मक आवेश के लिए है तो फिर सदिश रूप में यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, सदिश रूप में ये माइनस लगा दीजिएगा। क्लियर है ये बात? तो मैं इसको सदिश रूप में लिख देता हूं, माइनस और प्लस कब लगा सकते हैं वो लिख देता हूं। धनात्मक आवेश के लिए, धनात्मक आवेश के लिए अपवाह वेग धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के लिए यह ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऋणात्मक लिख लीजिएगा, मैंने जल्दीबाजी में लिखी है। डन हुआ ये? क्लियर है? बहुत सिंपल है बच्चों, निहायत ही सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर वो चीज आप कर सकते हैं तसल्ली से तो फिर इसका फॉर्मेट तो निकलेगा ही निकलेगा। ध्यान में रखिएगा, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगाओगे तो फिर अपवाह वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आरोपित विद्युत क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को उतार लो, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए या फिर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब इसके बाद में जैसे ही ये हो जाता है हमारे पास में एक पॉइंट और है। ये जो अपवाह वेग है, सॉरी अपवाह चाल कहना ज्यादा सही होगा। अपवाह चाल जो है बच्चों, उसका सीधा सीधा लेना देना है विद्युत धारा से। ठीक है, तो विद्युत धारा और अपवाह चाल में क्या संबंध है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और ये एक अच्छा पॉइंट है, इससे बहुत सारे नीट के और आईआईटी के लॉजिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट से बच्चों नीट और आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो लॉजिकल क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। और हालांकि वो बहुत सिंपल सी पार्ट, बहुत सिंपल, और वैसी चीज आपने पढ़ रखी है, वैसी चीज आपने अगर 11th पढ़ी है तो बिल्कुल पढ़ रखी होगी। चलो मैं 11th में आपको एक चीज बताता हूं, जितनी देर में बोर्ड साफ कर रहा हूं एक चीज बताता हूं। 11th में आपने सांतत्य समीकरण पढ़ा है क्या? अगर इस साल 11th पढ़ी थी, सॉरी गत साल अगर 11th पढ़ी थी तो सांतत्य समीकरण, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बर्नौली प्रमेय से पहले आता है। ये जब आप द्रव पढ़ते हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, द्रव यांत्रिकी, ठीक है, वहां पर सांतत्य समीकरण आया था, वहां सांतत्य समीकरण आया था बर्नौली प्रमेय से पहले, अगर आपको याद हो तो। और नहीं याद है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट है हमारे पास में अपवाह चाल एवं विद्युत धारा में संबंध। अब देखा जाए तो ये कोई अलग से हेडिंग नहीं है आपकी बुक के अंदर, थ्योरी के अंदर उन्होंने विद्युत धारा में संबंध निकाल दिया है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, तो मैं उसको अलग से ही डेराइव कर रहा हूं। इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश वर्ड दिमाग में रखो हमेशा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ये हमने मान लिया कोई चालक है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट इसका x मान लो, ये वाला पॉइंट इसका y मान लो। ये चालक का एक भाग है। इस XY चालक बेलनाकार चालक है, इसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? A है।
और इसको विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो हमने बोला इसको यहाँ से प्लस दे दिया और इधर से हमने क्या दे दिया, माइनस दे दिया। ऑटोमेटिकली विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी, प्लस से माइनस की ओर। ये लो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र लगाने पर इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो देखा जाए तो मूल रूप से कहाँ की ओर गति करने चाहिए, आंसर है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो गति करने चाहिए। कितने वेग से गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हो, अपवाह चाल से गति करनी चाहिए। तो हमने बोला ये जिस चाल से गति कर रहे हैं वो चाल कौन सी है, VD। कौन सी चाल है, VD चाल से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। ये डेरिवेशन करने से पहले मैं सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। अगर कोई बोले कि ये दिए गया जो भी पदार्थ है, चालक अर्धचालक जो भी हो, इस पदार्थ का आयतन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए आयतन बराबर होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा तीसरी भुजा जो भी बच गई, यहाँ पर लंबाई है। ठीक, तो हम बोलेंगे इसका आयतन जो होगा बच्चों वो कितना होगा, AL होगा, पूरा आयतन दिए गए चालक का या जो भी पदार्थ। दूसरी चीज, किसी भी दिए गए पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश हो सकता है, कुल मिलाकर के कुल आवेश Q। ठीक है, और हम आवेश को क्वांटीकृत मानते तो फिर हम लिखते Q इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, NE। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिए गए आयतन में, मतलब AL आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मेरे को क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विद्युत धारा। विद्युत धारा होती है Q डिवाइडेड बाई T। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले आवेश निकालूंगा। आवेश निकालने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। पहले कुल निकालूंगा संख्या आवेशों की और उसको गुणा कर देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश से, Q निकल जाएगा। दूसरा समय कैसे देखेंगे भैया, इस आवेश को x से y तक आने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी L, चाल कितनी VD। बताओ ये निकलेगा नहीं निकलेगा। मान रखते ही किसका फॉर्मेट मिलेगा, धारा का फॉर्मेट मिलेगा। पता चला डेरिवेशन में क्या क्या आने वाला है, ये सारी चीजें डेरिवेशन के अंदर आने वाली है। ठीक है, विद्युत धारा निकालना है तो समझ लो हमें क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल्स टू Q बटा T तो करना ही पड़ेगा। अब लिखने का तरीका समझिए। तो हमने बोला माना किसी दिए गए चालक के एकांक आयतन में, देखो कहां से चालू कर रहे हैं, के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी मान ली, स्मॉल n है। वहां कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। अभी हमने डेरिवेशन को फॉलो कैसे कराया, इसे एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या माना है। तो पूरे आयतन में कितने होंगे, ये एकांक आयतन में है ना, मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो कुल आयतन AL में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, गुणा कर दो, AL को किससे गुणा करो, n से। ठीक है, अतः चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaL होगी। पता चल गया क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे ही आ जाए, आवेश कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अतः चालक का आवेश कितना होगा रे देवताओं, Q बराबर क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा होगा किससे, E से। संख्या गुणा E, Q बराबर, इसे मैं थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ, NeAl ऐसा। अरे ये कोई इसके पास में लिख दी और कुछ नहीं। ठीक, इसे कह दिया समीकरण नंबर बच्चों 1। अब निकालते हैं समय। माना ये इलेक्ट्रॉन
या ये इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में VD चाल से L दूरी तय करते हैं, अतः लगा समय, अतः लगा समय। बताओ भाई T इज इक्वल्स टू क्या होगा, तय की गई दूरी बटा चाल, यही होगा समीकरण नंबर 2, दूरी बटा चाल से। किससे आया ये, समय बराबर दूरी बटा चाल से। फिर विद्युत धारा की परिभाषा से, किससे बच्चों, विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा की परिभाषा से देखो क्या होगा, हमने लिखा I इज इक्वल्स टू होता है Q डिवाइडेड बाय T, यही होता है, मान रखा समीकरण 1 व 2 से, मान रखा समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखो I बराबर क्या करेंगे भाई, Q का मान कितना NEAL, T का मान कितना है L डिवाइडेड बाय VD है, L से L की रामायण कैंसिल, तो I बराबर क्या होगा NEAVD, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला, इसे याद ही रख लो, बहुत बार यूज आएगा। ये n क्या है, इस n में चूक करोगे न्यूमेरिकल में, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पूरे आयतन में नहीं है। ये क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। बहुत बार बच्चे जो है ना, इसे कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान बैठते हैं, तो फिर सवाल ही गलत हो जाता है। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, VD अपवाह चाल है, अपवाह चाल है, और E आप सभी को पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इस तरीके से धारा निकल जाएगी, ठीक है। तो ये धारा को निकालने का तरीका हो गया। अब इस धारा से जो फैक्ट निकलेगा वो है बात, तो भैया ये तो फॉर्मूला हो गया जो हम आगे यूटिलाइज करेंगे, लेकिन इससे और क्या फैक्ट निकल रहा है जो हमारे लिए उपयोगी है वो समझना भी बाकी है। अभी तो सिर्फ हमने डेरिवेशन वाला काम किया है, अभी तो इसको समझना बाकी है। चलो उतारो इस चीज को जल्दी से उतार लीजिए। और यहां तक ये चीज शायद क्लियर ही हो गई होगी। अब हम इससे और क्या काम करने वाले हैं, हम प्रतिरोधकता तक भी पहुंचेंगे, चालकता और प्रतिरोधकता तक भी पहुंचेंगे। इसी के साथ में किसी चालक में अगर नियतमान की धारा प्रवाहित हो, ये उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी चालक में अगर नियतमान की धारा प्रवाहित हो तो फिर और क्या प्रभाव देखे जाएंगे। वैसे भी चालक में, दिए गए चालक में बच्चों नियतमान की धारा ही प्रवाहित होती है ना। अगर चालक को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो उससे नियतमान की धारा ही प्रवाहित होती हुई मानी जाती है, ये बात ध्यान में रखना। ये एक कॉन्सेप्ट है। चलिए ये कर लिया, अब नोट लगा करके लिखो। नोट क्या लिखना है वो समझिए। किसी दिए गए चालक के समस्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से समान परिमाण की विद्युत धारा ही प्रवाहित होती है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों,
है ना। हम वैसे भी बैटरी से कनेक्टेड मानेंगे चालक को, तो उसमें समान परिमाण की धारा ही जाएगी। अब इससे क्या सवाल सॉल्व हो रहा है वो समझिए। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में कोई एक चालक है, ये एक चालक है बच्चों, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल विभिन्न जगह पर अलग अलग है। आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग जगह पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। ऐसा यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने मान लिया A1, यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना A2 और यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना A3। तो डायग्राम से पता चल गया होगा कि A1 बहुत कम है, A2 उससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, मोटाई जो है वो किसकी है भाई, आगे वाले A3 की है। फिर यहां पर हम ये भी मान रहे हैं कि यहां पर मान लो धारा I1 है, धारा का मान कितना है I1, इधर धारा का मान क्या है I2 और इधर धारा का मान क्या है I3 है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, समस्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहने का मतलब ये है I1, I2 और I3 का मान समान होगा। किसका मान समान होगा, I1, I2 और I3 का मान समान होगा। ठीक, चलिए अगर ऐसा है तो और क्या पता चला हमें। अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि धारा घनत्व J1 है, इधर धारा घनत्व J2 है और इधर धारा घनत्व J3 है, ठीक है। इधर अपवाह चाल VD1 है, इधर अपवाह चाल VD2 है और इधर अपवाह चाल VD3 है। तो आपको ये बताना है कि कहाँ अपवाह चाल अधिक है, कहाँ कम है, कहाँ धारा घनत्व अधिक है और कहाँ कम है। ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर? चलो, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो I बराबर ये पता होना चाहिए, I = NEAVD। डन, ओके। यहां से क्या हम धारा घनत्व निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। I में A का भाग लगा दो। अरे निकाल सकते हो क्या? I में A का भाग लगाया तो क्या आया, NEVD आया। ये I/A क्या होता है, J होता है क्या धारा घनत्व, क्या होगा NEVD, होगा नहीं होगा। तो मतलब जहां धारा घनत्व ज्यादा है वहां अपवाह चाल भी ज्यादा है। ध्यान में रखना, ये तो नियत मान होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो नियत संख्या है ना, संख्यात्मक मान बिल्कुल नियत है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो हमने क्या बोला, हमें पहली चीज जो पता है इस डायग्राम के लिए वो ये है, I1 का मान बराबर है I2 के और ये मान बराबर है I3 के। ये फिक्स है भैया, चालक दिया हुआ है आपने, ठीक है। दूसरा, ये डायग्राम देखते ही पता चला कि A1 बहुत कम है, उससे ज़्यादा A2 है और सबसे ज़्यादा क्या है, A3 है। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर कम है ना, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो फिर बताओ भाई, ये कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा। ये कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि I नियत है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम था इसलिए यहाँ धारा घनत्व बहुत ज़्यादा था। फिर ये ऐसा चलेगा, उल्टा हो जाएगा ना रे। सबसे कम धारा घनत्व कहाँ होगा, इस वाले में। क्यों? क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा था, धारा घनत्व कम। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम था, धारा घनत्व ज़्यादा था, ठीक है, ऐसा। चलो, और जहाँ जहाँ धारा घनत्व ज़्यादा है वहाँ अपवाह चाल भी ज़्यादा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, VD1 का मान ज़्यादा है, VD2 का मान और कम है और सबसे कम किसका है, VD3। डन हुआ? क्लियर है? ये चीज़ उतार लीजिए। चलो, इस चीज़ को मैं और दूसरे तरीके से भी समझ सकता हूँ। कैसे भैया? ये चीज़ हमें और क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है कि I बराबर अगर NEAVD है तो इसका मतलब धारा नियत है। तो इसका मतलब NEAVD बराबर क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, किसके लिए बच्चों, नियत धारा हेतु।
अब देखो n और e ये भी तो क्या है, नियत है, तो इनका भाग लगा दो n और e का। नियत में नियत का भाग लगाओगे वापस से नियत ही आएगा, एक निश्चित संख्या ही आएगी। ठीक है, मेरी बात को समझो, नियत का मतलब एक संख्यात्मक मान हो गया। ठीक है, और दैट सपोज करो 3 संख्यात्मक मान, इस 3 संख्यात्मक मान में मैं n और e का भाग लगा रहा हूं। n भी एक संख्या है, e भी एक संख्या है, संख्या में संख्याओं का भाग लगाओगे तो एक अन्य संख्या आएगी जो कि अचर होगी, फिक्स होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, फिक्स वैल्यू है, नियत है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। तो a और vd1 भी क्या हो गए, नियत हो गए। इसका मतलब ये है बच्चों, vd जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। अरे ऐसा लिख लो इसको, बराबर नियत राशि और उसमें a का भाग लगा लिया, तो इसका मतलब vd व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, क्षेत्रफल के। जहां क्षेत्रफल ज्यादा है वहां अपवाह चाल कम होगी। क्षेत्रफल ज्यादा, अपवाह चाल कम, देख लो सबसे कम बता रखी, क्षेत्रफल कम, अपवाह चाल ज्यादा। बात समझ में आ गई। और बच्चों ये जो चीज है ना, ये इसे सातत्य समीकरण कहते हैं द्रव में। a1v1 इज इक्वल टू a2v2 ये लिखा जाता है सातत्य समीकरण में। av बराबर नियत, जो द्रव में फॉलो होता है, जो फ्लूइड में फॉलो होता है, वो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। क्यों भैया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी वैसा ही मान करके चलते हैं जैसे किसी द्रव में उसके अणुओं का प्रवाह होता है, जैसे किसी गैस में गैस के अणुओं का प्रवाह होता है। ठीक है, इसी तरीके से मान करके चलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, जैसे भी आप चाहें इन्हें फॉलो कर लीजिए। बस आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला चले ना, ये से ये अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए। ठीक है, दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए। ठीक, J बराबर 1 ये भी है, और J बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, NEVD। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहे हैं और कोई भी एक फॉर्मूला बन गया, कोई भी एक फॉर्मूला, तो सारी चीजें कर सकते हो आप। ठीक है, चलो उतारो इसको। और प्रतिरोधकता वाला नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, हौच-पौच हो जाएगा। अफवाह चाल का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दीजिएगा, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर।